हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है भले चंगे होंगे। मैं अजीत चरण स्वागत करता हूं आपको स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अध्ययन के पाठशाला में। ठीक है, करते हैं पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ज्योग्राफी की क्लास आज शुरू कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी PHYSICAL फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी है ना, आज की क्लास होगी। ठीक है, तो करते हैं शुरू, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो हमने एक क्लास हमने दिया था और उसमें हमने चर्चा करी थी पहले इनवर्स के बारे में, है ना। इनवर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर फिर से एक बार कर दूं। इनवर्स होता क्या है, तो इनवर्स में सारे बॉडीज इनवर्स के भीतर में है। इनवर्स में मैंने बताया था तीन चीज है। इनवर्स में क्या है, तो मैटर, एनर्जी एंड स्पेस, है ना। मैटर, MATT, मैटर, एनर्जी, ENERGY, एंड स्पेस, SPAC, तीन चीज है ना। तो द थ्री मेन थ्योरीज ऑफ, अब ये इनवर्स कैसे बना, है ना, उसका थ्योरीज कुछ है। थ्री मेन थ्योरीज पुट फॉरवर्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ द इनवर्स एज फॉलोज। इनवर्स का निर्माण कैसे हुआ था, इनवर्स कैसे बना था, इसका तीन थ्योरी। इनवर्स नहीं था तो इनवर्स में तारे, ये आसमान, ये गैलेक्सी, ये सब कहां से आ गए। ठीक है, तो उसका तीन थ्योरी दिया है विद्वानों ने, तीन तरह का मत है और उसकी चर्चा हम एक एक करके करते हैं। ठीक है, पहला जो मत है, यानी पहली थ्योरी को जो सब कोई मानता है, इस थ्योरी को सबसे ज्यादा माना जाता है, वो कहलाता है बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो ये जो यूनिवर्स का जो क्रिएशन हुआ है वो कैसे हुआ है, तो बिग बैंग से हुआ है। बिग बैंग क्या होता है वो मैं थोड़ा क्लीन एक्सप्लेन कर दूं। बिग बैंग में होता क्या है कि जब यूनिवर्स नहीं कुछ होता था, जब यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में क्या थे, तो एलिमेंट थे, एटम के एलिमेंट थे, एटम थे, एटम के पार्टिकल थे, पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल थे, सिर्फ पार्टिकल था, है ना। ऐसे 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 पार्टिकल्स था। ठीक है, किसका, तो एटम का पार्टिकल था। तो इस तरह से एक पूरा ऐसे बहुत सारा एरिया में, कई मिलियन किलोमीटर्स में, ऐसे कहीं कहीं जहां तहां पार्टिकल भरे पड़े थे, कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ, इस तरह से पार्टिकल थे। अब ये पार्टिकल में क्या था, तो हाइड्रोजन के पार्टिकल थे और हीलियम के पार्टिकल थे, दो पार्टिकल थे। ठीक है, तो एक पार्टिकल क्या था, थोड़ा भारी था, एक पार्टिकल थोड़ा हल्का था। तो हुआ क्या कि दोनों पार्टिकल के बीच में भारी वाला पार्टिकल हल्के वाले पार्टिकल को खींच लिया। अब इस कारण से क्या हुआ कि अट्रैक्शन दोनों में हुआ और उसका क्या हुआ, हाइड्रोजन पार्टिकल क्या हो गया, हीलियम पार्टिकल से रिएक्शन कर गया और इस तरह से हाइड्रोजन और हीलियम, सारे हाइड्रोजन आसपास के हीलियम से आकर के मिलने लगे। तो क्या हो गया, यहां पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने, हाइड्रोजन के ही दो पार्टिकल थे जो जुड़ गए थे, तो हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो बेसिकली हाइड्रोजन के पार्टिकल थे, वो जुड़ गए तो हीलियम के पार्टिकल बन गए। तो सारे हाइड्रोजन क्या होने लगे, हीलियम में कन्वर्ट होने लगा। तो इस तरह से यहां पर जब कन्वर्ट होने लगा तो एनर्जी जनरेट हुआ, जिसके कारण आग लग गई और पूरे ऐसे जोर जोर से धधकने लगा और चारों तरफ से हाइड्रोजन के पार्टिकल हीलियम में कन्वर्ट होने लगे। तो इस तरह से पूरा एक सर्कुलेशन होने लगा, तो पूरा आग का एक जलता हुआ गोला पूरा तेजी से नाचने लगा। तो नाचते नाचते क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स जब ज्यादा बढ़ जाता है, किसी रस्सी को ऐसे घुमाते हैं और तनाव जब ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उसमें से वो टूट करके बाहर फेंका जाता है। तो ऐसे ही हुआ, टूट करके इसका कुछ गोला क्या हुआ कि जहां तहां ऐसे कुछ इतने बड़े, कुछ इतने बड़े, कुछ इतने बड़े, ऐसे गोले, छोटे गोले ऐसे खोले, क्या हुआ, आग का गोला चारों तरफ फैल गया पूरे तरफ। यानी कि एक क्या था, सन था। यानी इस तरह का जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, सन का फॉर्मेशन। यानी सन बना तो क्या हुआ कि चारों तरफ आग के गोले फैल गए और इस फैलने के क्रम में क्या हुआ कि बहुत सारे गोले, करोड़ों अरबों गोले, छोटे छोटे, कोई 2 इंच का, कोई 10 इंच का, कोई एक कमरे के साइज का, कोई एक शहर के साइज का, कोई एक देश के साइज का, ऐसे बहुत सारे गोले, एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड्स जो बाद में बने, और पृथ्वी, बृहस्पति, ऐसे पृथ्वी से भी बड़ा गोला आग का, ये सब चारों तरफ सूरज के नाचने लगे। तो ऐसे में हुआ क्या कि कई वर्षों तक ये गोले घूमते रहे चारों तरफ, ग्रेविटेशन, सब का अपना एक रोटेशन के कारण अपना ग्रेविटेशनल फोर्स बना और सब एक दूसरे सन के ग्रेविटेशन के कारण एक अक्ष पर अटक गए दूरी में, और क्या हुआ कि वो वैसे ही घूमने लगे चारों तरफ सर्ज के।
होता क्या है कि जैसे ऐसे कुछ चीज को नचाओगे ना तो टूट कर जब फेंकाएगा तो उसका भी एक ग्रेविटेशन, क्योंकि वो भी नाचेगा, तो दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक एरिया बन जाएगा जहां पर ऐसे ऐसे सूर्य बीच में रह गया और सारे करोड़ों अरबों मेट्रोइड एस्टेरॉयड और सारे जो ग्रह थे, सारे उपग्रह थे, सब घूमते रह गए। ठीक है, तो इस तरह से आग का गोला था इनिशियली सब, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो सब ठंडा होने लगा। तो छोटे छोटे पार्टिकल तुरंत ठंडा हो गए। जब 2 इंच का कोई आग का गोला होगा तो तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे उसमें जो एलिमेंट बना ना, वो एलिमेंट पृथ्वी जब ठंडा हुआ तो पृथ्वी पर वो सारे एलिमेंट क्या हुआ कि आकर के गिरा, यानी कई करोड़ों वर्ष तक क्या हुआ, पृथ्वी पर मेट्रोइड एस्टेरॉयड गिरता रहा। और वो क्या था, कई तरह का एलिमेंट था। तो अब पृथ्वी में क्या हो गया, कई तरह के एलिमेंट आ गए, है ना। पहले तो आग का गोला ही था, फिर एलिमेंट आ गया। तो पृथ्वी के अंतर्गत एटमॉस्फेयर बन गया इन्हीं एलिमेंट की वजह से, और फिर एटमॉस्फेयर के कारण बारिश हुई और फिर पृथ्वी बना। तो ऐसे पूरा फॉर्मेशन जहां जहां होता है यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सियां मैंने बताई है कि कई गैलेक्सियां हैं जिसमें मिलियंस ट्रिलियंस सोलर सिस्टम है ना। तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है ना। तो ऐसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन आज नहीं, कितने मिलियंस ट्रिलियन ईयर्स पहले हुआ, कुछ अंदाजा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की घटना से हमारा यूनिवर्स, ये कहता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यही कहता है ना। प्रपोज्ड किसके द्वारा दिया गया है, जॉर्ज लिमिंटन। इसका नाम याद रखिएगा, लिमिंटन नहीं, लिमिंट्रे, जॉर्ज लिमिंट्रे ने बिग बैंग थ्योरी दिया है। बिग बैंग थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया है, तो जॉर्ज लिमिंट्रे ने दिया है। बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन अराउंड, हाँ कब की बात है, तो 13, आज से जो हमारा सन का जो एक्सप्लोजन हुआ वो कब हुआ, तो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। बिलियन कितना होता है, तो मिलियन में 10 लाख होता है और बिलियन में 100 लाख, यानी कि 100 लाख को बिलियन कहते हैं। 10 लाख को मिलियन और 100 लाख को बिलियन कहते हैं। तो 1 बिलियन वाला 100 लाख, 100 लाख यानी 1 करोड़ को 1 बिलियन कहते हैं। तो 13.8 बिलियन यानी 13.8 करोड़ वर्ष पहले, है ना, 13.8 करोड़ वर्ष पहले, है ना, की बात है। 13.8 करोड़, बिलियन मतलब 10 लाख को 1 मिलियन, और 1 मिलियन पर 10 मिलियन को 10 मिलियन, अच्छा 10 मिलियन को 1 बिलियन, हाँ तो 100 लाख को 10 लाख, 100 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो 13.8 बिलियन वर्ष पहले की बात है, ऐसा हुआ, है ना। टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सीज स्टार्स, इसी से गैलेक्सी स्टार बने, इसी बिग बैंग थ्योरी से सारा का निर्माण हुआ। और हेवनली बॉडी जितना भी बना है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मेट्रॉयड हो, चाहे कुछ भी हो इस यूनिवर्स में, ये सब क्या है, सन से ही क्रिएट हुआ है। सन सब बिग बैंग से बना हुआ है। समझ में आ रहा है बात। तो एक बात समझ में आई कि सारा क्रिएशन कहाँ से हुआ, तो एक कहता है मत क्या कि सारा क्रिएशन एक ही जगह से हुआ, बिग बैंग थ्योरी से हुआ। दूसरा मत क्या कहता है, दूसरा मत कहता है कि हाँ, उसका थोड़ा सा डिफरेंस है विचारधारा। वो क्या कह रहा है, स्टेडी स्टेट थ्योरी कहता है ना। स्टेडी स्टेट थ्योरी में क्या कहता है कि धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। इसमें बॉन्डी, गोल्ड और फ्रेड होले, है ना, ये सब का राय है। ये सब जो रिसर्चर हैं इनकी मत है, इनका ओपिनियन है। क्या कहते हैं, डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ विच स्टेट दैट थ्रू द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। वो इनका कहना स्टेडी स्टेट थ्योरी में क्या कि जो पूरा यूनिवर्स है लगातार एक्सपैंड कर रहा है और इसकी क्या बिगनिंग है, कोई क्या एंड है, पता ही नहीं। तो ये इनका कहना क्या है कि नो बिगनिंग नो एंड, इसका कोई शुरुआत ही नहीं है और कोई अंत ही नहीं, बस फैलता जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, और एक कौन कह रहे हैं, तो बॉन्डी, एक ऐसे जो ज्योग्राफी के अध्ययन करने वाले विज्ञान मतलब उसके विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं, और गोल्ड कहते हैं, और फ्रेड कहते हैं, ऐसा फ्रेड हॉले। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि इस तरह से स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसको ज़्यादा ओपिनियन नहीं लोगों को मिला है। ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं, बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं। पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी किस चीज़ को मानती है, तो बिग बैंग थ्योरी को मानती है। ठीक है, अगला है पल्मोनरी थ्योरी। पल्मोनरी थ्योरी का मतलब क्या होता है, क्या पल्मोनरी मतलब सांस जैसे हम लेते हैं तो एक बार हमारा फेफड़ा सिकुड़ता है फिर फैलता है, ऐसी ही एक थ्योरी देते हैं यूनिवर्स के बारे में कुछ जानकार, है ना। वो क्या कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है एक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी एक बार क्या हो रहा है, सारा का सारा यूनिवर्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। यानी एक क्या कहता है, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट देता है। यानी ब्लैक होल क्या है, तो एक
इनका कहना है कि कभी पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, एक ब्लैक होल था, और ब्लैक होल में से भी क्या हुआ, उसमें उससे ग्रेविटेशन ज्यादा होने के कारण फिर क्या हुआ, उससे कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट होने लगा, यानी निकलने लगा। तो निकलते निकलते वो क्या किया, दूसरे पॉइंट से निकलता गया। तो इससे क्या निकला, तो इससे तीन चीजें निकली, मैटर, एनर्जी और सब्सटेंस। तो जितना भी यूनिवर्स में मैटर, एनर्जी, सब्सटेंस है वो कहां से निकल रहा है, ब्लैक होल से निकल रहा है, और ये क्या है, फैलता जा रहा है। तो जितना सन, गैलेक्सी, ये सब कहा ब्लैक होल से निकला है। और फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि ऐसे ही क्या होगा, फिर एक टाइम आएगा जब इससे जो एक्सपेंशन होगा वो खत्म होगा, और फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, यानी ये सारे फिर उसी पॉइंट पर ब्लैक होल पर आकर के क्या करेंगे, खींचते जाएंगे, और खींचने के कारण क्या होगा, सारा मैटर, एनर्जी, सब्सटेंस फिर से एक ब्लैक होल में चला जाएगा। यानी एक सांस की तरह है, थ्योरी इसने दिया है। इस तरह से हम सांस लेते हैं तो धड़कन, सीना फूल जाता है, यानी फेफड़ा फूलता है फिर सिकुड़ता है। ऐसे ही पूरा यूनिवर्स में होगा कि सारा ब्लैक होल से आया फिर ब्लैक होल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी देना है कुछ लोगों का, कुछ है ना। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स सपोज्ड टू बी एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग अल्टरनेट, मतलब एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है, ऐसा कहना है। ठीक है ना। तब इस तरह से एट प्रेजेंट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, अब वर्तमान में यूनिवर्स अभी क्या हो रहा है, तो फैल रहा है। समझ में आ रही बात, आगे करते हैं। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं। अगला बात आता है, गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। गैलेक्सी हमने चर्चा कर दी, गैलेक्सी में क्या है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, है ना। सिर्फ हम अपनी गैलेक्सी की बात करें तो 3000 मिलियंस कितने हैं, स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम हमारे गैलेक्सी में है, जिसमें हम रह रहे हैं, मिल्की वे में। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सीज आर क्या है, मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। यही बात मैं अभी बोल रहा हूं कि मिलियंस ऑफ स्टार्स से बने हुए हैं गैलेक्सी। ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय ए फोर्स, और ये सब कैसे अटके हुए हैं, तो सब के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। जितने भी बॉडी हैं, जितने भी सूर्य हैं इसके भीतर, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब के भीतर क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या है, ये सारा एक दूसरे को खींचे हुए है और वो अटके हुए है, मतलब टिका हुआ है कहीं, है ना, बीच में। ठीक है, और इसको कहते हैं ग्रेविटी के कारण, इसी को फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटी। दीज स्टार्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द मासेज ऑफ द गैलेक्सी। ये सारे जो स्टार्स हैं तो इसमें ज्यादातर मासेज का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी बॉडी, किसी भी शरीर, किसी भी बॉडी का, चाहे कोई भी हो, तो उसमें मासेज होता है क्या, पार्टिकल, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल का संख्या मासेज कहते हैं। तो जितने भी बॉडीज आप देख रहे हो उसमें क्या है, तो जितने भी स्टार है उसमें ही पार्टिकल है, चाहे सनलाइट हो चाहे कुछ भी हो। तो उस पार्टिकल की नंबर जिसमें ज्यादा होगा, तो मासेज सबसे ज्यादा कहाँ है, तो इसके स्टार्स में है। यानी गैलेक्सी में मासेज सबसे ज्यादा कहाँ है, तो स्टार्स में है। हम भी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मास है, 99% पूरे सोलर सिस्टम का मास सिर्फ सन में है ना। तो इसी तरह से पूरे गैलेक्सी में मासेज जो है ना, वो सन के भीतर है ना, गैलेक्सी में। इसी बात को कहते हैं गैलेक्सी आर ए जायंट गैलेक्सी आर जायंट असेंबलीज ऑफ स्टार्स, मतलब एक बहुत बड़ा असेंबली है, मतलब मिला जुला बहुत सारा स्टार्स है इसमें गैलेक्सी के भीतर। प्लैनेट्स भी उसमें होंगे, क्योंकि स्टार्स होगा तो स्टार के चारों ओर प्लैनेट्स होते हैं, तो प्लैनेट्स भी गैलेक्सी के भीतर होंगे। और क्या होगा, है ना, गैसेज भी होगा, है ना, गैस पार्टिकल भी होता है, जैसे नेबुला जिसको कहते हैं, जहां स्टार बनता बिगड़ता है उस स्टेज को क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। तो एक गैलेक्सी के भीतर नेबुला भी है। तो गैलेक्सी के भीतर क्या है, नेबुला है, स्टार है, और क्या है, तो जितने भी बॉडी है, प्लैनेट्स है, सारी चीज है, सैटेलाइट है, सब गैलेक्सी के भीतर है ना। डस्ट भी बहुत सारा है। ठीक है, दीज स्टार्स अकर्स इन ए ह्यूज बंच ऑफ क्लस्टर, और ये सारे स्टार्स क्या है, तो एक बंच ऑफ क्लस्टर में बना हुआ है ना। पूरा क्लस्टर एक बड़ा सा ऐसे बना हुआ, गुच्छा जिसको कहते हैं, क्लस्टर मतलब गुच्छे में बना हुआ। तो पूरा गैलेक्सी का जब फोटो मैंने दिखाया था, फिर मैं आगे दिखाऊंगा, तो किस तरह से मिलियंस एंड ट्रिलियंस सारे स्टार सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के भीतर में होता है। ठीक है, इसी तरह से हम बता रहा है। ठीक है, दे आर सो बिग, बहुत ज्यादा है, दैट दे हैव समटाइम्स बीन कॉल्ड एज आइलैंड ऑफ यूनिवर्स। और इसको कभी कभी हम लोग, वैज्ञानिक लोग क्या कह देते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले, वो कहते हैं कि ये क्या है, स्टार क्या है, तो आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, तो चारों तरफ से समुद्र होता है, बीच में जमीनी भाग होता है। तो ऐसे ही क्या है, गैलेक्सी क्या है, पूरे यूनिवर्स में एक आइलैंड की तरह दिखता है। ठीक है,
जिसके भीतर कई स्टार्स हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। मिल्की वे, एंड्रोमेडा, ये सब क्या है, गैलेक्सी का नाम है। मिल्की वे जिस में हमारा सोलर सिस्टम है उसको मिल्की वे कहते हैं। एक और सोलर सिस्टम, एक और मिल्की वे की तरह मिला है गैलेक्सी जिसको कहते हैं एंड्रोमेडा। तो ऐसे एंड्रोमेडा, ऐसे कितने मिल्की वे है पता नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं अगली चर्चा करते हैं। अब कहते हैं आवर ओन गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे, जिसमें हम रह रहे हैं वो गैलेक्सी क्या कहलाता है, मिल्की वे कहलाता है ना। इसको हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है उसको आकाश गंगा हिंदी में और अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स 3 बिलियन, मैंने बताया था 300 बिलियंस स्टार्स, 300 बिलियंस स्टार्स हमारे मिल्की वे के भीतर है ना। पता नहीं कितने इसमें होंगे सैटेलाइट, कितने होंगे प्लैनेट्स, पता नहीं, ठीक है। और इसमें प्लैनेट सैटेलाइट्स वही उसी की चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो इसका कोई नंबर ही नहीं पता है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, अगली चर्चा करते हैं, ठीक है। अगली चर्चा है इन 1924, 1924 की बात है ना। ये सब सत्य कैसे, हम यही ऐसे ही बात कर रहे हैं या इसका कोई आधार भी है, तो उसी की चर्चा आगे की लाइन में की जा रही है कि कैसे इसकी सत्यता पता चलता है कि ऐसा है या ऐसा सिर्फ ऐसे किताबों में किसी ने लिख दिया, किसने देखा, है ना। तो देखने की बात है, इसने देखा। आज का साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत सारे मशीनरी जो हैं वो सारे सत्य को खोज करके लेकर के आ रहे हैं। तो उसी की जानकारी है। 1924 की बात है, 1924 में एडविन हब्बल की बात करते हैं। एक व्यक्ति है, साइंटिस्ट एडविन हब्बल। उन्होंने क्या किया कि एक सैटेलाइट भेजा। कहाँ भेजा, तो अंतरिक्ष में भेजा। अंतरिक्ष कहाँ होता है, जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में, अंतरिक्ष में एक टेलीस्कोप भेजा जो कि फोटो ले रहा है। किसका ले रहा है, तो यूनिवर्स का फोटो ले रहा है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटेड द गैलेक्सीज, है ना, गैलेक्सी का फोटो भेजा है। तो किस तरह से हमारा मिल्की वे किस तरह का है, तो डेमोन्स्ट्रेशन में ऐसा आया है कि इस तरह का, मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं, इस तरह का हमारा मिल्की वे है और इसी तरह का एंड्रोमेडा है ना। एंड्रोमेडा भी इसी तरह का, ऐसे इस स्ट्रक्चर का है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा मिल्की वे का और इसमें हमारा सोलर सिस्टम है। ऐसे ऐसे जहां तहां अरबों खरबों सब पर क्या है, सोलर सिस्टम है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह का। अब ये फोटो कैसे लिया जाता है, कैसे आ जाता है फोटो, पूरे गैलेक्सी का, पूरे ब्रह्मांड का फोटो कैसे आता है। तो होता क्या है कि एक लेंस जो बनाया जाता है, टेलीस्कोप, इस तरह से बनाया जाता है। टेलीस्कोप का एक हिस्सा इधर लेंस लगा हुआ रहता और पीछे क्या रहता है कि पीछे से ट्रांसपॉन्डर के जरिए वेब सिग्नल भेजे जाते हैं। जो फोटो बनता है वो सिग्नल के फॉर्म में बाहर भेजा जाता है। वही सिग्नल हमारे रिसीवर पर आता है। हमारा जो सैटेलाइट चैनल का जो रिसीवर होता है रिसीव करता है और हमारे कंप्यूटर पर उसका पिक्चर दिखता है, ठीक है। इस तरह का टेक्निक है। अब ये जो सैटेलाइट जो है उसका क्या, उसका डायरेक्शन किस तरह का होता है, तो जिधर सन होता है ना, तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में, कब अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो सन के अपोजिट डायरेक्शन, जिधर सन रहता है सन के अपोजिट डायरेक्शन। जब बीच में कोई ग्रह आ जाएगा, यानी पृथ्वी बीच में आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन बनेगा कि सन यहाँ पर है, यहाँ पर सन है, ऐसे सन है और इस ऑर्बिट पर पृथ्वी यहाँ पर चल रहा है। तो पृथ्वी पर जो सैटेलाइट होगा ना, सैटेलाइट जब इधर इस साइड रहेगा ना, तो इधर का फोटो अंधेरा रहेगा कि पृथ्वी की छाया बनेगी इधर, इस कारण से लेंस पर कोई रोशनी नहीं आएगी। तो ऐसे में अंधेरे में क्या करेगा, लेंस दूर की चीजों को, जहां जहां रोशनी आ रही है उन चीजों का फोटो भेजेगा। तो इस तरह से होता है अरेंजमेंट। तब यानी कि बात करें तो जितने दिन पृथ्वी का फेस रहेगा, जितने, यानी 24 घंटे में क्या होता है, आधा टाइम रहता है पृथ्वी का फेस सन के तरफ, आधा टाइम नहीं रहता। यानी जब रात होती है तो रात में हमारा कैमरा काम करता है, दिन में काम नहीं करता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। आगे नेक्स्ट। अब स्ट्रक्चरली द गैलेक्सीज आर फाउंड ऑफ 3 फॉर्म, है ना। 3 फॉर्म में पूरे गैलेक्सी मिलते हैं। अब तक 3 से ज्यादा मिला है। एक और हमारा सैटेलाइट भेजा गया, अभी तो हम हब्बल की बात कर रहे हैं। हब्बल के बाद में एक और सैटेलाइट भेजा गया है जो कि कई फॉर्म के गैलेक्सीज का फोटो भेज रहा है। मतलब 3 ही फॉर्म नहीं है। अभी तक हम 3 फॉर्म पढ़ रहे थे। 3 फॉर्म कौन, स्पाइरल फॉर्म पढ़ रहे थे कि स्पाइरल फॉर्म में गैलेक्सीज है, और दूसरा कैसे पढ़ रहे थे, स्पाइरल और इलिप्टिकल पढ़ रहे थे कि इलिप्टिकल फॉर्म में गैलेक्सी है, और तीसरा हम पढ़ रहे थे क्या, इरेगुलर फॉर्म में गैलेक्सी है ना, ऐसे इरेगुलर फॉर्म में गैलेक्सी है ना। तो अब तक हम 3 फॉर्म पढ़ रहे थे, लेकिन अभी, है ना,
जेम्स वेब एक सैटेलाइट भेजा गया। जेम्स वेब ने कई तरह का गैलेक्सी का फॉर्म भेजा है ना, एक तीन ही तरह का नहीं, और उसका लेंस इतना तगड़ा है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज से भी ऊपर की फोटो खींच करके भेजता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नई नई चीजें हमारे सामने आ रही है यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। इस तरह से आगे की चर्चा करते हैं, है ना। स्पाइरल, ये तीनों फॉर्म की चर्चा हमने कर दी कि किस तरह से गैलेक्सी है। तो स्पाइरल फॉर्म में, यानी कि मैं पिक्चर इधर दिखा दूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एलिप्टिकल, स्पाइरल, और इसका पिक्चर होगा मेरे पास। हाँ, ये है, देखिए ये पिक्चर है जिसमें हम रह रहे हैं, एंड्रोमेडा का है। ये हमारी गैलेक्सी का नहीं है, एंड्रोमेडा का है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इस तरह का है, ऐसे ऐसे वाला है, ऐसे, यानी कि दो आर्म्स है इसके, ऐसे देखिएगा तो ऐसे ऐसे आर्म्स इसके हैं, है ना, ऐसे है गैलेक्सी, है ना। इसका ऐसे है, एक पॉइंट से उठता है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इसको कहते हैं स्पाइरल फॉर्म। एंड्रोमेडा क्या है, स्पाइरल फॉर्म में है, ठीक है। कुछ और गैलेक्सी होता तो मैंने दिखा दिया था, मेरे एक और वीडियो है उस पर देख लीजिएगा आप, उसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगली चर्चा करते हैं सोलर सिस्टम की। अब तो हम आ गए गैलेक्सी से बाहर आ गए, क्योंकि आपको कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में ज़्यादा नहीं पूछेगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये ज्योग्राफी से विषय ऊपर हो जाता है। एक कॉस्मोलॉजी का सब्जेक्ट है, जो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे ना, वो कॉस्मोलॉजी एक विषय है, उसका पार्ट है। ज्योग्राफी कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से हमारा पृथ्वी शुरू होता है, यानी पृथ्वी सोलर सिस्टम की जब अध्ययन करेंगे तो वो क्या होगा, ज्योग्राफी का पार्ट होता है। तब यहाँ से हम ज्योग्राफी अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब तक हम कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम की बात करते हैं। सोलर सिस्टम क्या है, तो सूर्य के का जो अरेंजमेंट है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें हमारा पृथ्वी भी एक है, तो वो कैसे चक्कर लगा रहा है, क्या क्या हो रहा है इन ग्रहों के साथ, इन सब का अध्ययन सोलर सिस्टम में करते हैं। पहले सोलर सिस्टम का अध्ययन कर लेंगे, सोलर सिस्टम के बाद फिर पृथ्वी पर आएंगे और पृथ्वी का अध्ययन किया जाएगा, तब प्योर ज्योग्राफी में हम आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक सोलर सिस्टम भी है, क्योंकि सोलर सिस्टम से हमारा एटमॉस्फेयर प्रभावित है, इसलिए सोलर सिस्टम ही हमारे ज्योग्राफी का एक पार्ट है। लेकिन हाँ, कॉस्मोलॉजी अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, है ना। सोलर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ, इसमें 8 प्लानिट मेनली कहे जाते हैं। एक नेपच्यून प्लानिट था, उसको नहीं माना जाता प्लानिट। 9 प्लानिट पहले हम लोग पढ़ते थे, लेकिन 9 को नहीं माना जाता। 9वां प्लानिट बहुत छोटा है आकार में, इसीलिए उसको प्लानिट के रूप में नहीं एक्सेप्ट करता है साइंटिस्ट, ठीक है। तो अब हम 8 प्लानिट पढ़ते हैं। तो 8 प्लानिट्स का अरेंजमेंट कैसे है, तो बीच में सन है, ऐसे सन के इर्द गिर्द इलिप्टिकल वे में क्या कर रहा है, सारे प्लैनेट्स उस पर अरेंज है, ऐसे ऐसे, है ना। ये सारे प्लैनेट में 4 प्लैनेट अंदर की ओर है, और इसके बीच बाद में क्या होता है, एक मेटेरॉइड बेल्ट पड़ता है, यानी जहां पर मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड बहुत सारा लाखों की संख्या में ऐसे एक चक्कर में मार रहा है, ठीक है। तो 4 प्लैनेट की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। 4 प्लैनेट क्या है, प्लैनेट इज नॉट कंसिडर एज द प्लैनेट, उसी की बात कर रहा है। द मून एंड द अदर नॉन सेटलर ऑब्जेक्ट्स विच आर बिलीव्ड टू हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ एंड अदर लेसर बॉडीज, ठीक है। तो बाद में बताया कैसे मून बना है, कैसे स्टार बना है, कैसे इन चीजों की बना है, जो कि सेटलर बॉडी के रूप में काम करता है। द सन इज द सेंटर, और सबके सेंटर में क्या है, जितने भी मेट्रोइड हैं, एस्टेरॉइड हैं, और जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबके सेंटर में क्या है, सन है। और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स वगैरह सारा कुछ रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल पाथ पर, अंडाकार पाथ पर, ठीक है। इट इज वन ऑफ द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है ना। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ से सबसे नजदीक का तारा कौन है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो नेचुरली तारा कौन है, तारा हमारा सूर्य है। तारा और भी है जो अदर गैलेक्सी में है ना। प्रैक्सिमा सेंचुरी भी एक तारा है जो दूसरे गैलेक्सी में है ना, या इसी गैलेक्सी में एक बड़ा तारा है जो कि सूर्य के अलावा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तारे हैं हमारे गैलेक्सी में, लेकिन पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन होगा, तो स्वाभाविक है सन होगा। तो सन सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, है ना। इट इज द नियरेस्ट ऑफ द अर्थ। द साइज ऑफ द सोलर सिस्टम इज एस्टिमेटेड। साइज कितना है सोलर सिस्टम का, ये इंपॉर्टेंट है। कितना बड़ा आकार है, कितना लंबा चौड़ा है सूर्य। तो सूर्य की जो ऑर्बिट का लंबाई चौड़ाई है ना, जहां तक इसका अट्रैक्शन फोर्स जाना है, वो कितना है, 10 AU है। अब AU क्या होता है वो मैं बताता हूं। AU 1 AU बराबर होता है, 1 AU बराबर होता है पृथ्वी से, यानी कि अर्थ से सन की दूरी जितनी है ना,
उसको 1 AU कहते हैं। 1 AU बराबर अर्थ से सन की दूरी, लगभग ये दूरी होते 13.5 अरब किलोमीटर, है ना, अरब किलोमीटर, यानी 13.5 अरब किलोमीटर को क्या कहेंगे, 1 AU। और 10 AU है, 10 AU यानी हम ऐसे कर देंगे, 10 AU को कैसे करेंगे, तो 10 AU यानी 13.5 AU, यानी तो 13.5 पर हम क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे 10, 13.5 कर देंगे और उसके पर इन्वर्स 10 कर देंगे और AU लिख देंगे। इतना AU है क्या, इतना AU क्या है ना, इतना किलोमीटर, इतना अरब किलोमीटर क्या है, मतलब कि हमारा ब्रह्मांड फैला हुआ। सोचिए कि हमारा नहीं, हमारा सोलर सिस्टम, जब सोलर सिस्टम ही इतना बड़ा है तो गैलेक्सी कितना बड़ा होगा, सोच भी नहीं सकते हैं गैलेक्सी कितना बड़ा होगा। और गैलेक्सी इतना बड़ा है तो पूरा कितने मिलियंस और ट्रिलियंस गैलेक्सी कितने हो गए, मतलब दिमाग फेल कर जाएगा आपको सोचते सोचते। समझ में आ रही बात। तो ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर सारे प्लैनेट देख रहे हैं कि इस तरह से प्लैनेट है। सबसे नजदीक मरकरी है, मरकरी के बाद दूसरा वीनस है सबसे नजदीक सूर्य से, तीसरा उसके बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है, ये चारों। उसके बाद ये सारे एस्ट्रॉयड बेल्ट्स हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट में अरबों खरबों एस्ट्रॉयड है। उसके बाद इधर बड़ा आ जाता है जो शनि है, जुपिटर है ना, जुपिटर बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। उसके बाद शनि दूसरा बड़ा है ना, शनि के बाद नेपच्यून और प्लूटो है, यानी कि नेपच्यून है, यूरेनस, यूरेनस है, यूरेनस और नेपच्यून है, यूरेनस के बाद नेपच्यून है। तो इस तरह से एक गैसेस फॉर्म में है, ये तीनों चारों क्या है, गैसेस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है 3। तो इस तरह से 8 ग्रह जो यहाँ देख रहे हैं, 8 ग्रह की चर्चा हमने कर दी। इधर से ये 4 गैसेस फॉर्म में और इधर से 4 सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हम 8 ग्रहों की चर्चा कर दिए कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह का क्रम क्या है तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगली का चर्चा करते हैं, अगले क्लास की चर्चा करते हैं। तो अब सोलर सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ, ये तो हमने चर्चा कर दी कि है ना 8 है ना, मून वगैरह है, सेटलर बॉडी है, ये सब हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं इस क्लास में, फिर हम अगले क्लास में आते हैं और अगली चर्चा करते हैं। सन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे, कुछ और आगे बढ़ाएंगे चर्चा के, सारे हेवनली बॉडीज की चर्चा करते जाएंगे, फिर पृथ्वी पर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग, है ना, थैंक यू वेरी मच।